मुंबई मुल्क में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में शरीक मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मामलात वापस लिए जाएं। ईद कुर्बान में मुसलमानों को मजहबी उमूर की मुकम्मल आज़ादी दी जाए। देवनार मिसबाह में ईद कुर्बान से कबल जानवरों की फरोख्त की इजाज़त देकर मंडी को शुरू किया जाए। तबलीग जमात पर कोरोना फैलाने का जो इल्ज़ाम आयद करके उनके साथियों पर जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उन्हें फ़ौरन से बेशतर ख़त्म किया जाए। इस किस्म का मुतालबा इस्लाम जमखाना में मुनक़्क़दा एक अहम मीटिंग में मिली तंजीमों से वाबस्ता अमायदीन शहर और मुअज़्ज़िज़ीन ने किया है और मुत्तफ़क़ा तौर पर इस मामले में करारदादें भी मंजूर की गईं। इस मीटिंग में फैसला किया गया कि इन मुतालबात और दीगर मसाइल के हल के लिए जल्द ही नुमाइंदा वफ़द NCP सरबराह शरद पवार से मुलाकात करके अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेगा। इस अहम मीटिंग में मौलाना खालिद अशरफ की सरबराही में सदारत समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने की है और अबू आसिम आज़मी ने तमाम मुतालबात को हाज़रीन के रूबरू रखा, जिस पर सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया। जामिया मिलिया, JNU और AMU स्टूडेंट की गिरफ्तारियों के खिलाफ औरंगाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने BJP को दहली फसादात का जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे मामले की 8 जांच का मुतालबा किया। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने डिविजनल कमिश्नर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि काउंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने मरकजी हुकूमत और केजरीवाल हुकूमत पर अक़लियतों के साथ जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना है कि BJP के राज में गुंडा अनासिर को छूट मिल गई, जबकि तलबा पर UAPA नाफिज किया जा रहा है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने इसे नाइंसाफ़ी से ताबीर किया है। हमारा डिमांड यह है कि री इन्वेस्टिगेट किया जाए दिल्ली राइट्स को और जो असल कल्प्रिट्स हैं उनको जो है बिहाइंड द बार लाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। फॉर एग्जांपल कपिल मिश्रा है, अनुराग ठाकुर है, इनके बोलने से दिल्ली फसाद भड़का है और वो तमाम जो है जामिया के स्टूडेंट, अलीगढ़ के स्टूडेंट और JNU के स्टूडेंट जो सोशल वर्कर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हम ये तमाम एक्ट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के तहत हो रहा है, उसका खंडन करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि सीरियसली दिल्ली राइट को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। मुल्क में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन मुल्क में कोरोना के नए मरीजों और कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 407 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 17,296 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 4,90,401 मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना से कुल 15,301 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,47,741 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 6,931 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 73,780 हो गए हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,753 हो गई है। जनूबी रियासतों में तमिलनाडु कोरोना में सबसे ज़्यादा मुतासर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक कुल 70,977 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक कुल 911 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ जंग में एहतियाती तदाबीर बेहद ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार मुहिम के शुरुआती तकरीर में ये बातें कहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यूपी हुकूमत की सताइश भी की। हमें नहीं पता किस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हाँ, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक
कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। साबिक वज़ीर आला और काबीनी वजीर अशोक चौहान को कोरोना को शिकस्त देकर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर नांदेड़ लौट आए हैं। आज जैसे ही वो नांदेड़ एयरपोर्ट पहुंचे, यहां उनका खैर मकदम करने के लिए कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान और अहलियान नांदेड़ मौजूद थे। अशोक चौहान जब से कोरोना के मर्ज में मुब्तला हुए, उनकी सेहत को लेकर काफ़ी फिक्रमंदी जाहिर की जा रही थी। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकारों के अहल खाना को अपनी रिहाइश के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे जांबाज जो कोविड-19 का शिकार हुए हैं, उनके अहल खाना मुतल्लका एहलकारों की रिटायरमेंट की तारीख तक अपनी सरकारी तौर पर तफवीज़ करदा रिहाइशगाह में रहेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला इंसानी बुनियादों पर लिया है। पूरे महाराष्ट्र में गए 3.5 माह से कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में हमारी महाराष्ट्र की पुलिस दिन रात लड़ रही है। इस प्रकार लड़ते लड़ते हमारे 54 पुलिस कर्मचारियों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र शासन ने उनके परिवार को मदद करने के लिए करीबन 65 लाख रुपए देने का भी निर्णय किया है। उसी प्रकार उनका परिवार जो शासकीय निवास स्थान में रहता है, उनको उसी निवास स्थान में उनके रिटायरमेंट तक रहने का निर्णय भी राज्य शासन ने लिया है। भिवंडी में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव में इजाफा होता जा रहा है। शहर में कोरोना मुतासरीन की तादाद और अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। भिवंडी की मक्का मस्जिद में जमात इस्लामी हिंद भिवंडी, MPJ और शांति नगर ट्रस्ट ने एक बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए ऑक्सीजन मरकज़ का क़याम किया है। तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि मक्का मस्जिद के एक हिस्से में 5 बेड के साथ कोरोना मुतासरीन को ऑक्सीजन फराहम करने का नज़्म किया गया है। इस पहल को काबिल कदर निगाहों से देखा जा रहा है। भिवंडी में वैसे भी सेहत मराकज़ खुद बीमार हैं और वबा के खौफ से निजी क्लिनिक बंद पड़े हैं। मारूफ तंजीमों के जरिए मस्जिद में ऑक्सीजन सेंटर का क़याम काबिल सताश है। इस मरकज़ में कई मुतासरा मरीजों का इलाज भी जारी है। कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान इंसानियत की एक बड़ी खिदमत बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। अहम बात यह है कि उलमा इकराम की सरपरस्ती में कोरोना के मरीजों की मदद, कोरोना से मरने वालों की तदफीन और दीगर समाजी काम अंजाम पा रहे हैं। उलमा इकराम ने डॉक्टरों की रहनुमाई हासिल करते हुए अब मुस्तकिल हेल्पलाइन कायम की है। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में मौजूद इस हेल्पलाइन सेंटर के जरिए कोरोना के मुतासरीन को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाएगी। इतना ही नहीं, कोरोना से इंतकाल कर जाने वाले मरीजों की तदफीन का काम भी अंजाम दिया जाएगा। जो हज़रात साथी हैं और हज़रात उलमा इकराम डॉक्टर्स के मशवरों के साथ तदफीन का काम भी बहुत अच्छे अंदाज में अमल में आ रहा है। जैसे ही इंतकाल की खबर आती है, बल्कि इंतकाल से पहले इत्तला मिलती है, तो हमारे हाफिज़ आसिम अब्दुल्ला को हॉस्पिटल से आम तौर से फ़ोन आता है कि भाई क्रिटिकल कंडीशन में है, तो अलर्ट कर देते हैं उस आदमी को या उस खातून को जो गुस्ल देने की ज़िम्मेदारी लिए हुए हैं। तो वो जैसे फिर इंतकाल की खबर आती है तो फ़ौरन पहुँचते हैं, माशाल्लाह गुस्ल भी देते हैं, तयम्मुम कराते हैं। फिर उनकी बॉडी को पहुँचाया जाता है कब्रिस्तान। उसमें HBS की शुरू से वही एक एम्बुलेंस चल रही है
और जब नाकाफ़ी हो गई तो हमने किराए पर एम्बुलेंस लेना शुरू किया। जब तकादा रखा लोगों के सामने तो उन लोगों ने माशाल्लाह अपने अपने एम्बुलेंसेस को पेश किया। दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम ये इनाग्रेशन का अमल हो रहा था, इस दरमियान एक फ़ोन आया कि मलेश्वरम में केसी जनरल में एक का इंतकाल हो गया, एक साहब का इंतकाल हो गया। उनके मुताल्लिकीन फ़ोन करने लगे कि भाई हम एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस वाले हमारे से 24,000 रुपये का मुतालबा कर रहे हैं, यानी सिर्फ कब्रिस्तान मुंतकिल करने के लिए। तो इस तरह जो है तकाज़ा बढ़ने लगा है, तो एम्बुलेंस की भी शदीद ज़रूरत महसूस हुई। तो जमीयत उलमा जो मिली तंजीम है और इस तरह के मसाइल में सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करती है, आज भी उसी ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान घर घर पहुंचकर लोगों की भूख मिटाने में मसरूफ औरंगाबाद शहर के होनहार नौजवानों को मुस्लिम यूथ फोरम की जानिब से तहनीत पेश की गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। मारूफ स्कॉलर अब्दुल कवी फलाही की सदारत में हुए इस तहनीती प्रोग्राम में 40 से ज्यादा नौजवानों को अवार्ड तकसीम किए गए। पेश है की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान औरंगाबाद शहर की दर्जनों फलाही तंजीमों के सैकड़ों रजाकारों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की। मुस्लिम यूथ फोरम ने ऐसे होनहार नौजवानों की अपने तौर पर निशानदेही की और इनकी जरातमंदी और बेलौस खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें मुहिब औरंगाबाद अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम के शुरका ने नौजवानों के जज्बे की इन अल्फाज में सताइश की। मुल्क में, इस देश में और बिलखुसूस औरंगाबाद में जो है तो हमने नफरत की जो दीवार थी उसको कहीं ना कहीं गिराने का और नफरत के एहसास को कम करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान अल्लाह का एहसान है कि हमारी दीन और हमारा धर्म भी हमें इसी बात की तालीम देता है कि इंसानियत सबसे पहले आती है। मालेगांव है, बॉम्बे है और कुछ शहर में है ऐसे जानता हूँ जिसमें इनके प्राण भी गए हैं युवाओं इस काम को करते हुए। मुस्लिम नौजवानों से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हमारे माशरे में फैली हुई हैं कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, इनको कौम से मुताल्लिक़ कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन इस मरतबा लॉकडाउन के हालात में जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, मुस्लिम यूथ फोरम ने उनका इस्तक़बाल करके उन चेहरों को मंजर आम पर लाया है। औरंगाबाद में अभी भी लॉकडाउन जारी है और कारोबार की मशरूत इजाज़त दी जा रही है, जिसकी वजह से कई लोग आज भी रोजगार से महरूम हैं। शहर के नौजवान ऐसे लोगों की परेशानियों को कम करने में हमतन मसरूफ़ हैं। ऐसे ही 40 से ज़ायद रज़ाकारों को, जिनमें सहाफ़ी बिरादरी के लोग भी शामिल हैं, मुहिब औरंगाबाद अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर अवार्ड पाने वाले नौजवानों ने अपने तासुरात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। मुख्तसर सी ज़िंदगी के अजीब फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो आजकल के यूथ ने, अब औरंगाबाद के यूथ ने ख़ासतौर से जो खुद की जान की परवाह किए बिना जो सोशल एक्टिविज़म किए, तो इसका इन्होंने अच्छा हौसला अफजाई की। इससे बहुत अच्छा मोटिवेशनल प्रोग्राम था कि तो आज हमने जितना काम किया और आज हम जितना काम कर रहे हैं उसके लिए एक हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है, सबको ज़रूरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आकर और बहुत अच्छी स्पीचेस भी हुई। प्रोग्राम के शुरका का कहना है कि अवार्ड किसी की कारकर्दगी को नापने का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन इससे काम करने वालों की हौसला अफजाई ज़रूर होती है और दूसरों को तरगीब भी मिलती है। और इसीलिए माशरे में सालिह कदरों को परवान चढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम ज़रूरी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। इदरीसिया पंचायत ने झारखंड हुकूमत से टेलरिंग की दुकान खोलने के ताल्लुक से हुक्मनामा जारी करने का मुतालबा किया। वाज़ेह के लॉकडाउन में मिली छूट के तहत कपड़े की दुकानें खोलने की इजाज़त मिली है, लेकिन टेलरिंग की दुकान खोलने की अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। हुकूमत के इस फैसले से रियासत की दर्जी बिरादरी में मायूसी है। इदरीसिया पंचायत के नायब सदर सज्जाद इदरीसी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से दर्जी सख्त माली दुश्वारियों में मुब्तला है। झारखंड में इदरीसिया बिरादरी का कम से कम 1.5 लाख की आबादी है, जिसमें लेडीज का काम करने वाले कारीगर और जेंट्स का काम करने वाले कारीगर और कपड़े की सिलाई कर अपने घरों की पालन पोषण करते थे, जो आज 3 महीने के लॉकडाउन में आज उनकी स्थिति बदतर हो गई है और भुखमरी की स्थिति में है। मैं अपने झारखंड मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, सिलाई की दुकान खोलने की अनुमति देने का कृपा करें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आपका खैर मकदम है। योगी हुकूमत ने एक बार फिर मदारिस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी के वजीर मोहसिन रजा ने साबिक़ा सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि मदारिस में फ़र्जी असनाद की बुनियाद पर मुलाजमत दी गई, इसलिए फ़र्जी असनाद से मदारिस में मुलाजमत करने वाले मुदर्रिसीन की जाँच होगी। पार्टी की सरकार के दौरान बड़ी अनियमितताओं की शिकायतें आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमारी सरकार जब से आई है, हमारी सरकार तो हमेशा अच्छा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पारदर्शी काम कर रही है। अब हमारे पास तमाम शिकायतें लगातार माननीय मुख्यमंत्री के पास में, हमारे मंत्रालय में आ रही थी कि कुछ बहुत से मदरसे ऐसे हैं प्रदेश के जिनके अंदर शिक्षकों की भर्ती बहुत ही अनियमितता के तहत की गई है, जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई जा रही हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि फर्जी डिग्री के तहत वहां नौकरियां दे रखी हैं मदरसों ने। तो ये बड़े तादाद पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के लिए आदेश किए हैं कि एक कार्य योजना बनाकर एक हफ्ते में हमको सौंपी जाए और उसके बाद इन सारे ही मदरसों के, उत्तर प्रदेश के जो अनुदानित मदरसे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी सबकी जांच हो कि वहां पर जो शिक्षक हैं उनकी क्या योग्यता है, किस तरह से वो रखे गए, उनके प्रपत्रों की जांच होना चाहिए। जो उन्होंने अपनी डिग्रीज दी हैं उनकी बाकायदा तरीके से जांच के लिए कहा है कि उनकी जांच करके देखा जाए। अगर कोई गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग उसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी। कर्नाटक में मुबैना वक्फ घोटालों पर मुश्तमिल अनवर मानीपाड़ी की रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। बेंगलुरु में कांग्रेस के नवंतखब एमएलसी नसीर अहमद ने यह बात कही। चौथी मरतबा कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब होने वाले नसीर अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। नसीर अहमद ने कहा कि वो अक़लियतों के रिजर्वेशन और दीगर मसाइल पर ऐवान बाला में खुलकर आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक रियासती वजीर नसीर अहमद को एक बार फिर कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब कर लिया गया है। इस वक्त नसीर अहमद साहब मौजूद हैं। बताइए सर, काफ़ी दबाव था कांग्रेस पार्टी पर और सिर्फ 2 उम्मीदवार थे कांग्रेस के और इसमें जो है आपको मुंतखब किया गया है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस के 11 लोग रिटायर हुए थे और कांग्रेस को आज के जो हमारी तादाद के हिसाब से सिर्फ 2 सीट में जीतने का मौका था। तो वो 2 सीट 11 लोग रिटायर होने के बाद 2 सीट को लाना बड़ी मुश्किल बात थी। वज़ीर आला ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले सेशन में अनवर मानीपाड़ी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो क्या स्टैंड होगा आपका? हम वो रिपोर्ट को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो कमीशन की रिपोर्ट नहीं है। सिंगल मैन कमीशन नहीं हो सकता है। तो उसमें जो भी मतलब अगर इश्यूज हैं, अगर कोई रिपोर्ट ठीक से है तो उसकी 100% हुकूमत एक SIT बनाकर तहक़ीक़ात करें या हुकूमत उसकी तहक़ीक़ात करके सच्चाई जो है वो सामने रखें। रिपोर्ट पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर रिपोर्ट पेश होगी भी तो मतलब मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसके तहत कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये रिपोर्ट लेकर गवर्नमेंट को ही मतलब तहक़ीक़ात करने का एक और
तहक़ीक़ात करने के लिए गवर्नमेंट खुद एक SIT बनाना ज़रूरी पड़ेगा। क्यों कांग्रेस के लीडरों का नाम है इस रिपोर्ट में, इस वजह से आप इसकी मुखालिफत करें? बिकॉज उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं भी अक़लियती कमीशन का चेयरमैन रह चुका हूँ। जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसका भी मैंने सरसरी नज़र से देखा था, तो उसमें कोई मटेरियल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और ऐसे ही मतलब उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन लोगों ने ला के दे दिया, वो रिप्रेजेंटेशन ने इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बना दी है। अगर उसमें बुनियादी चीज़ें होंगे, सबूत होगा, तो गवर्नमेंट या हुकूमत या वक्फ बोर्ड चुप नहीं बैठेगा और हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। मैं समझता हूँ कि हम लोग हुकूमत के ऊपर भी ज़ोर डालेंगे कि वो वो रिपोर्ट नोटिफाई करें और लोगों को मालूम हो कि कौन सा तबका क्या तादाद में कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद इंशाल्लाह इसके बारे में कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे नसीर अहमद, जिन्हें दोबारा कानून साज कौंसिल में नुमाइंदगी करने का मौका मिला है और इनका कहना यही है कि वो अवाम और बिलखुसूस अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मफादात की हिफाजत करेंगे। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। इस साल हज मनसूख होने के सबब बिहार के आज़मीन हज काफ़ी मायूस हैं। हज कमेटी ने भी आज़मीन की सहूलत के लिए हज भवन में काफ़ी ख़ास इंतज़ाम किया था, लेकिन अब हज कमेटी आज़मीन की तरफ से दी गई रकम को वापस करने की मुहिम में जुटी है। हज कमेटी के CEO के मुताबिक अब तक करीब 200 लोगों के खाते में हज की रकम वापस कर दी गई है। बाकी तमाम लोगों के खाते में जल्द ही पैसा रवाना कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि इस साल करीब 5000 लोगों ने हज का फॉर्म भरा था। हज 2020 के मौकूफ़ होने का बड़ा सदमा है और रियासती हज कमेटी और तमाम आज़मीन और आज़िमात इस ख़बर से काफ़ी गमज़दा हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में इस तरह का फ़ैसला नागुज़ीर था और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा साल बहुत बेहतर तरीक़े से लोग अपने इस अज़ीम फ़रीज़े को अदा करेंगे। जिन लोगों ने अपना कैंसिलेशन के लिए दरख्वास्तें दी थीं और उनका कैंसिलेशन हो चुका था, उनकी रकूम वापस की जा रही हैं और वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। और जिन लोगों ने अपने कैंसिलेशन की दरख्वास्तें नहीं दी थी, उनके दरख्वास्तें अपने आप ही कैंसिल के ज़ुमरे में आ गई हैं और उन लोगों की रकूम भी वापस करने का सिलसिला है। अकोला में दारुल क़ज़ा के काजी मुफ्ती अशफाक कासमी पर मशकूक तौर पर गड़बड़ी करने का इल्ज़ाम लगा है। ताहम शहर की बड़ी तादाद इस इल्ज़ाम पर यकीन नहीं कर पा रही है। मामला पुलिस स्टेशन पहुंच चुका, जिसके बाद मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। मुफ्ती अशफाक पर दारुल क़ज़ा के काजी होने के बावजूद दूसरी तंजीम के लिए चंदा जमा करने का इल्ज़ाम है। हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती अशफाक साहब, इन्होंने अपना खुद का बैतुल माल खोला, किसी के इल्म में नहीं दिया, ना ट्रस्ट की इल्म में है, ना किसी पब्लिक के इल्म में है, ना उन्होंने अपना कोई बोर्ड लगाया। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वहाँ से ज़कात जमा की और जब उनसे पूछा गया दूसरे दराये से, तो उन्होंने कहा कि मैंने जमा किया तो मैं खर्चा कर दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। सच्ची लगन से की जाने वाली हर कोशिश कामयाबी से हमकिनार होती है। इसकी एक मिसाल इन दिनों नांदेड़ की होनहार तालिबा वसीमा शेख के जरिए दी जा सकती है। वसीमा शेख ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए लड़कियों में तीसरा रैंक पाया और डिप्टी कलेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब की गईं। वसीमा के वालिद ज़हनी तौर पर माजूर थे और वालिदा खेत में मजदूरी किया करती थी, जबकि भाई ऑटो चलाकर घर के अखराजात और बहन की तालीमी ज़रूरियात पूरी किया करता था। वसाइल की कमी, गुर्बत और पसमानदगी के बावजूद वसीमा शेख ने हिम्मत नहीं हारी और बिना किसी कोचिंग के अपनी ज़ाती मेहनत की बुनियाद पर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे मुश्किल तरीन इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके समाज में एक बेहतरीन मिसाल कायम की। लॉकडाउन के दौरान 8 जून को वसीमा शेख की शादी शेख हैदर से हुई। उनकी कामयाबी में मियाँ बीवी दोनों के लिए एक अजीम तोहफा साबित हुई हैं। खुद के सेल्फ स्टडी के ऊपर ही क्रैक किया जा सकता है और एक गाइड के सिवा कोचिंग क्लास की इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो मैंने 3 से 4 महीने ही किया होगा वो क्लास। उसके बाद मैंने वो क्लास छोड़कर सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया। मैक्सिमम टाइम मैं सेल्फ स्टडी करती थी, डेली 12 से 15 घंटे, ऐसा मैंने नियर अबाउट 2.5 साल किया पढ़ाई।
और उसके बाद जो है 2018 में मुझे सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। हमारी बहन पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बहुत माइंडेड थी, उसके 10वीं 12वीं में परसेंटेज बहुत अच्छे थे। इसके लिए हमने उसको आगे पढ़ने का मौका दिया और हमने उसको पढ़ाया सर। बहुत खुशी है कि वो MPSC के महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के जो कल परसों लिए गए एग्ज़ाम में महाराष्ट्र में 3रा नंबर आया उसका। बहुत बहुत खुशी की बात है सर हमारे लिए और बहुत खुश है हम इससे। हम बच्ची पढ़ती बोल के हमारे को खूब खुशी हुई और पढ़ाई भी हम काम धंधा करे पढ़ा। हमने ये नहीं सोचे कि बेटी है बेटा कुछ भी नहीं बोले, पढ़ाए बच्चों को बढ़ावा दिए, बच्ची की मेरी जीत थी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।